बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम एम इंग्लिश पार्ट 1 का जो क्लासिकल पोइट्री का पेपर है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे और तकरीबन सारे का सारा पेपर ही मैं आप के साथ इसमें उसका जो ओवरव्यू है वो भी आपको दे देता हूँ। और ये जो एक गेस की सूरत में स्टूडेंट्स रिक्वायर करते हैं कि उन्हें किस हद तक इस पेपर के क्वेश्चंस या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तैयार कर लेने चाहिए, ये वीडियो इस मकसद के लिए आपके लिए बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम के तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन माय व्यू चार ऑथर्स के, चार पोइट्स के, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको इनमें से जो 3 पोइट्स हैं उनकी कौन कौन सी पोएम्स जो हैं हमें अटैम्प्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेनी चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन की ऑप्शन पे लगा के इसको फुल जोन पे देखिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लासिकल पोइट्री का जो पेपर है आप जानते हैं कि ये हमारा पहला ही पेपर होता है और ये वेरी फर्स्ट पेपर है जो कि स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे पहले मैंने जो आपके लिए जिस बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चंस तैयार करें। वो क्वेश्चंस हैं द रेप ऑफ द लॉक के। द रेप ऑफ द लॉक जो है आप जानते हैं ये 18th सेंचुरी इंग्लिश अरिस्टोक्रेटिक क्लास पे एक सोशल स्टायर है जिसे मॉक एपिक की शक्ल में अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके क्वेश्चंस इन माय व्यू तैयार करने हैं। वो जो 4 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, ये आपके लिए मैं थोड़ा सा एक ही व्यू में लेके आता हूँ ये 4 क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखेंगे बेटे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेलिंडा का करैक्टर है। यानी आपने बेलिंडा का करैक्टर जो है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट करैक्टर इन द रेप ऑफ द लॉक इज़ करैक्टर ऑफ बेलिंडा का करैक्टर है। और इसी के ज़रिए ही उसने फैशनेबल क्लास को, अलेक्जेंडर पोप ने फैशनेबल क्लास को, उनकी फ्राइवोलिटीज़ को, उनकी हिपोक्रेसी को और उनकी फ्राइवोलिस एक्टिविटीज़ को राइटर ने निशाना तनकीद बनाया है, सेटराइज़ किया है। सो करैक्टर ऑफ बेलिंडा इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बेलिंडा का करैक्टर जो है बहुत ही आसान ज़ुबान में जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है और बड़ी अच्छी वर्डिंग के साथ, और मैंने उसके साथ टेक्सचुअल लाइन्स भी कोट किए हैं और होपफुली कि वो क्वेश्चन जो बेलिंडा के करैक्टर के ऊपर मैं बनाऊंगा आपके लिए वो आप एक सीटिंग में ही अच्छी तरह याद कर पाएंगे। इस बाद इसका जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो द रेप ऑफ द लॉक एज ए सोशल स्टायर कि ये एक समाजी माशरे पे तनकीद है ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, 18वीं सदी के अंग्रेज़ी माशरे पर। समरी टाइप क्वेश्चन है। इसमें आप बेलिंडा के करैक्टर के थ्रू और दूसरा जो मेल करैक्टर बैरन है उसके करैक्टर के थ्रू जो है आप उस दौर की जो फैशनेबल एक्टिविटीज़ थी या फैशनेबल क्लास या एरिस्टोक्रेटिक क्लास या एलीट क्लास आप कह लें, उनके ऊपर सोशल स्टायर है, उनकी जिस तरह की हरकतें हैं, उनके जिस तरह से हैबिट्स हैं और जिस तरह से उनकी जो बैड इंक्लिनेशंस हैं और जिस तरह से उनका आपस में एक सोशल इंटरेक्शन है, आप उनके ऊपर जो है उन दोनों को बेस बनाकर स्टायर का मटेरियल जो है वो याद कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, रेप ऑफ द लॉक का जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एज ए मॉक एपिक कि ये नज़म जो है एक मॉक एपिक है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो मैंने आपके साथ अभी आपसे बोला है कि मैं इसके ऊपर अपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हुए हैं वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। और मॉक एपिक के ऊपर मैं आपके लिए जो जानदार मटेरियल है यानी आसान और इजी सेंटेंसेस में विद टेक्सचुअल लाइंस कोटेड फॉर्म में, वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड आपके लिए करूँगा। तो ये मॉक एपिक पोएम है और उस वीडियो में मैं आपके लिए एपिक की डेफिनेशन यानी एपिक होती क्या है और फिर मॉक एपिक क्या होती है और मॉक एपिक की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर उस डिफाइंड सूरत में मॉक एपिक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं इसकी समरी के ऊपर आपको अप्लाई करके वो क्वेश्चन आपके लिए तैयार करूँगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आमतौर पे जो लिया जाता है रेप ऑफ द लॉक से वो है सुपर नेचुरल मशीनरी। चूँकि ये मॉक एपिक है और मॉक एपिक नज़में यानी जितनी भी एपिक नज़में लिखी गई हैं जैसे विर्जिल नामी पोइट की और होमर नामी पोइट की कदीम ज़माने में लिखी गई जो एपिक्स थी उनके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एक मेजर रिक्वायरमेंट्स के तौर पे रखी जाती है।
तो यहाँ पे भी राइटर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को शामिल किया है। तो ये सुपर नेचुरल मशीनरी यहाँ पे दिखाई गई है, यानी मफूकल फितरत किस्म की यहाँ पे कोई मखलूक भी दिखाई गई है इस पोएम में, इस लॉन्ग नरेटिव यानी एपिक पोएम में। ये भी इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं जॉन डन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और अगर हम जॉन डन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जॉन डन के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आमतौर पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड भी हैं और हाईली एक्सपेक्टेड भी हैं। यानी ये कई बार पेपर्स में आप देखें तो आए हुए हैं, और इस बार भी ये हाईली एक्सपेक्टेड हैं। बस इन्हीं कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो है वो आमतौर पर एग्जामिनर पुट करता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है वो डन एज ए रिलीजियस पोइट भी है, क्योंकि ये इसकी जो बुक है, पूरी की बुक का नाम आपको पता है कि लव एंड डिवाइन पोएम्स हैं। तो जॉन डन एज ए रिलीजियस पोइट का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, जिसके लिए आपको चाहिए कि जॉन डन की जो ख़ास तौर पे पहली 3 नज़में हैं ना रिलीजियस पोइट्री वाली, वैसे तो 4, 5, 6 हमारी बुक्स पे आपको अवेलेबल मटेरियल है उन पे, लेकिन डन एज ए रिलीजियस पोइट को आप जो है वो लीजिए, तो उसके लिए पहली 3 नज़मों का मटेरियल याद कर लेना जो है वो भी काफ़ी होगा। और जॉन डन का जो रिलीजियस पोइट्री का जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे ही है जैसे वो अपने लव पोएम्स को ट्रीट करता है, यानी जिस तरह के अनोखे किस्म के इमेजेस, कंसीट्स और मेटाफिज़िकली फॉर्म में, शेप में जिस तरह जॉन डन लव पोएम्स में इस्तेमाल करता है, सिमिलरली वो इसी तरह के इमेजेस और कंसेप्ट जो हैं वो जॉन डन जो रिलीजियस पोइट्री में भी इस्तेमाल करता है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डन एज मेटाफिजिकल पोइट, डन को अपने मेटाफिजिकल पोइट के तौर पे लेना है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपके लिए मैं यूट्यूब पे डालूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें मेटाफिजिकल पोइट्री को पहले आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है। होपफुली के 2 से 3 दिन में आपके लिए ये वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। और जॉन डन एज ए लव पोइट, जॉन डन को अपने लव पोइट के तौर पे लेना है। ये डिवाइन पोइट के तौर पे ले लें या रिलीजियस पोइट के तौर पे ले लें, फीचर्स तकरीबन सेम ही हैं जॉन डन की जो एज ए पोइट के। तो एज ए लव पोइट किस तरह से वो लव के मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो इस्तेमाल करता है, और लव की किस तरह उसने मुख्तलिफ पहलुओं का उसने अपनी पोइट्री के अंदर जिक्र किया है, ये क्वेश्चन आपने उस लिहाज से तैयार करना है। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चौथा क्वेश्चन, यूज़ ऑफ कंसेप्ट्स एंड इमेजेस इन जॉन डन्स लव पोइट्री, जॉन डन्स पोइट्री। और जब हम जॉन डन की पोइट्री की बात करते हैं तो फिर आप इसमें उसके रिलीजियस पोएम्स का भी आप हवाला दे सकते हैं और उनकी लव पोएम्स का हवाला भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको कंसीट्स की डेफिनेशन याद करने के, कंसीट होता क्या है और इमेजेस होते क्या हैं, और जॉन डन ने अपनी पोइट्री में इन इमेजेस और कंसीट्स को किस तरह अनोखे अंदाज से और मेटाफिजिकल स्टाइल के साथ यूज़ किया है। इसके बाद जो तीसरे पोइट हैं, ये 2 पोइट हैं, आप जानते हैं वॉट एंड सरे, ये 2 पोइट्स हैं, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल हैं। एक थॉमस वॉट हैं और दूसरा जो है वो अर्ल ऑफ सरे यानी हेनरी हॉवर्ड, यानी ये पूरा नाम हेनरी हॉवर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे, चूँकि वो सरे काउंटी के एक नवाब थे ये पोइट जो हैं, तो पूरा नाम उनका अर्ल ऑफ सरे है यानी सरे का नवाब, और दूसरा थॉमस वॉट है। तो ये 2 पोइट हैं, एक सरे पोइट है यानी और हेनरी हॉवर्ड उसका नाम था, और थॉमस वॉट, ये 2 पोइट हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इनकी जो पोइट्री है, इनकी जो पोइट्री के क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो बरसगीर के अंदर जिस तरह की पोएम्स लिखी जाती हैं, लव पोएम्स, उस तरह की शायरी है। इसलिए हमें इन पोइट्स को अंडरस्टैंड करना, समझना बनिस्बत दूसरे पोइट्स के कंपैरेटिवली मच ईजियर है। सो दैट्स वाई आप इनके ये क्वेश्चंस तैयार करेंगे, मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ। अर्ल ऑफ सरेस कंट्रीब्यूशन ऑफ टू इंग्लिश पोइट्री, यानी अर्ल ऑफ सरे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अर्ल ऑफ सरे उसका इलाकाई नाम है, यानी उसके इलाके के नाम से उसका नाम अर्ल ऑफ सरे रखा गया है। वैसे उसका नाम हेनरी हॉवर्ड है, यानी पोइट का नाम असल में हेनरी हॉवर्ड है। तो हेनरी हॉवर्ड को आपने अर्ल ऑफ सरे एग्ज़ाम में दे दे या हेनरी हॉवर्ड का नाम इस्तेमाल हो जाए, बात एक ही है। उसकी 4 नज़में हमारे सिलेबस में शामिल है, तो आपने उनके कंट्रीब्यूशन को देखना है इंग्लिश पोइट्री में कि उन्होंने इंग्लिश पोइट्री में क्या कंट्रीब्यूशन डाला। याद रहे कि ये दोनों पोइट्स हैं, अर्ल ऑफ सरे और थॉमस वॉट, ये एलिज़ाबेथन एज से बिलोंग करते हैं।
इसके बाद जो है हैनी हॉवर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे एज ए पोइट, हम लेंगे। ये तकरीबन क्वेश्चन तकरीबन दोनों का मटेरियल जो है वो आपके लिए मैं सेम सा ही अपलोड कर दूंगा, उनका कंट्रीब्यूशन और एज ए पोइट वो कैसे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है सोनेटियर, यानी एज ए सोनेटियर। सोनेटियर आप जानते हैं कि सोनेट लिखने वाले को कहते हैं, और 14 लाइनों पर मबनी जो नज़्म होती है, जो पोएम होती है, उसको हम सोनेट कहते हैं। तो वो सोनेट राइटिंग में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उन्होंने किए, तजर्बात किए। इटली से वो वहाँ से ये आइडियाज़ लेके आए पेट्रार्चन शायरी से, पेट्रार्च की लिखी पोएम से, और फिर उन्होंने अंग्रेज़ी के ऊपर इस तरह के उसके एक्सपीरियंसेस किए। तो इनका जिक्र है सोनेटियर्स के तौर पे, उनको आपने लेना है। इसी तरह थॉमस वाट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमस वाट एज ए पोइट एंड सोनेटियर। इसके बाद जी पैराडाइज लॉस्ट के मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो 3 क्वेश्चन हैं पैराडाइज लॉस्ट के। आप ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट के। पैराडाइज लॉस्ट जो है ये जॉन मिल्टन की लिखी हुई एक एपिक है, और इसमें शैतान का करैक्टर यानी करैक्टर ऑफ सैटन जो है इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, एवरीबॉडी नोज़। और पैराडाइज लॉस्ट में ये वाला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है मिल्टन स्टाइल ऑफ राइटिंग इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी मिल्टन का जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर उसने किस तरह यूज़ किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इनमें सबसे पहले मैंने जॉन डन की लव पोएम्स जो हैं वो ली हैं। जॉन डन की जो डिवाइन पोएम्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे तक आपके साथ शेयर की हैं। तो ये नज़में जॉन डन की जो हैं ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं। आप इनको ज़रा देख लीजिए। ये नज़में मैंने आपके लिए तकरीबन कोई 6 के करीब सेलेक्ट किए हैं। ये देखें, ये 7 पोएम्स यहाँ पे मैंने 6 मैंने जो फर्स्ट पोर्शन से ली हैं, मैं आपको उनका साथ साथ एक एक करके आपको एलेबरेट कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसकी जो मशहूर ज़माना नज़म है वेलेडिक्शन यानी अलविदाई नगमा, उन्होंने एक अलविदाई नगमा लिखा था जॉन डन ने उस वक़्त जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे, और उनकी बीवी जो एन ए मोर है शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम, एंड जॉन डन उस वक्त जो है वो अपनी बीवी के कुछ फियर्स और उसके जो खदशात और एप्रीहेंशंस हैं उनको दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी, यानी वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, यानी उसे मातम से मना करते हुए। दूसरा जो है वो द सन राइजिंग है। इसमें सूरज के तलू होने का जो अमल है, इसमें शायर ने मेटाफिज़िकल अंदाज के साथ जो है सूरज से गुफ्तगू की है, मुखातब किया है, सूरज को झिड़कियाँ दी हैं, सूरज को एडमॉनिश किया है, सूरज को डांटा। बहुत इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक पहलू वाली नज़म है ये सन राइजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरी नज़म जो है टिकनम गार्डन, यानी ट्विकनम गार्डन, ये एक बाग का नाम है। और जॉन डन मोहब्बत में नाकामी के बाद या अपनी महबूबा से बेवफाई के बाद जो टिकनम गार्डन का विज़िट करता है, तो उस वक्त उसकी वहाँ पे जो कैफियत है और वो उसे जिस तरह की सिचुएशन का वहाँ पे उसे सामना करना पड़ता है, इस पोएम के अंदर जॉन डन ने डिस्कस किया है। नंबर 4 जो है आपकी जो गेस्ट में शामिल जो पोएम है इन माई व्यू, वो है इसकी चौथी पोएम वेलेडिक्शन, यानी एक और ही अलविदाई नगमा है फॉरबिडिंग वीपिंग, कि जबकि वो रोने से अपने आप को अपनी बीवी के सामने जो है रोते हुए अलविदाई नगमा उन्होंने जो लिखा था। ये नज़म और जो ऊपर वाली नज़म मैंने आपको बताई, ये दोनों का जो बैकग्राउंड है, जो साक़ व सबाक़ है, वो सेम ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है इनफैक्ट 5वीं, वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये नज़म बिल्कुल ये इन्हीं 2 नज़मों की सिस्टर पोएम है, और उस वक़्त जॉन डन जो है वो अपनी बीवी से मुखातब हो रहा है कि मेरी महबूबा, कि मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे उकता गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद से मैं जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे बेहतर को आशिक या महबूबा जो वो दे सकेगी, बल्कि मेरा जाना मजबूरी है। तो ये भी डिपार्चर के वक्त जबकि वो बैरून मुल्क जा रहा था और उसकी बीवी प्रेगनेंट थी और शी वॉज हैविंग सम एप्रीहेंशंस एंड फियर्स, उस वक्त जॉन डन ने ये नज़म लिखी थी। इसके बाद द गुड मॉरो पोएम है जिसमें उसने सलाम मोहब्बत पेश किया है, और इसके बाद फर्स्ट 3 पोएम्स और डिवाइन पोएम्स आप कर लीजिए। यानी 6 नज़में तो ये आपको हर सूरत तैयार करनी ही हैं। और इसके अलावा फिर अगर आप इसकी डिवाइन पोइट्री की बात करते हैं, रिलीजियस पोइट्री की बात करते हैं, तो आपको उसमें से भी पहली 3 नज़में जो हैं वो कर लेनी चाहिए। इसके बाद अब हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अगर फर्दर बात करते हैं तो थॉमस वाट और हेनरी हॉवर्ड की ये नज़में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इनको वेल प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले तो है कंप्लेंट ऑफ लवर रिब्यूक्ड, यानी एक ऐसा आशिक जिसे झिड़का दिया गया है, जिसे धुतकार दिया गया है महबूबा की तरफ से, उसकी एक शिकायत है इस नज़म में। ये भी लव पोएम है, वो देखने के लायक है। इसके बाद जो है फॉरगेट नॉट येट,
और एक नज़म जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, आई फॉरगॉट नॉट येट, अभी ना भुलाना, अभी ना भूलना या अभी ना भुलाना। और इसमें वो शायर जो है अपनी महबूबा से मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है और साथ ही साथ जो है वो उसके साथ कोई कंप्लेन भी कर रहा है। तीसरी पोएम जो है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है इन दोनों पोइट्स में से, वो मैडम विदाउटन मैनी वर्ड्स से यस और नो। ये पूरी नज़म जो है इसमें शायर ने बड़े बेबाक लहजे के साथ, बड़ी सिनिकल अंदाज के साथ अपनी महबूबा का वो जो उसको टरखाने का अमल है और उसको जो प्रॉपर रिस्पॉन्स ना देने का अमल है उसके ऊपर उसने लबकुशाई की है और बड़ी स्टाइल इसके अंदर की गई है। और फिर ये थॉमस वॉट की डेथ पे लिखी गई जो नज़म है, हेनरी हॉवर्ड ने ये नज़म लिखी है। थॉमस वॉट की चूँकि कबल अज़ वक़्त मौत हो गई, सज़ाए मौत हो गई उसे, और उसकी मौत पे उसने बहुत खूबसूरत नज़में लिखी है। और थॉमस वॉट जो दिल दिमाग की खूबियों से एक नवाजा गया शख्स था, इस नज़म में उसने उसकी दिल दिमाग की जो खूबियाँ हैं उनका उसने ज़िक्र किया है। इसके बाद विंडसॉर के किले में कैद कर दिया गया था उसे, उसका जिक्र भी उसने एक पोएम में किया है। विंडसॉर जानते हैं बरतानिया का शाही ख़ानदान का एक मशहूर किला है विंडसॉर, उसके अंदर उसे कैद कर दिया गया और उस कैद के मतलब नज़म लिखी गई है। और नंबर 6 पे यानी स्टैंड हु सो लिस्ट कहता है कि वो जो तमन्ना करते थे हसरत करते से रुक जाओ। ये नज़म जो है ये भी अपनी महबूबा की बेवफाई के मतलब जो है लिखी गई है। और इसके बाद एक और 7वीं नज़म है द लॉन्ग लव, यानी एक तवील मोहब्बत जो मैं अपने दिल में पालता हूँ। ये नज़म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द लॉन्ग लव, और जिसमें शायर ने लव को एक पर्सोनिफिकेशन की शक्ल में डिस्कस किया है। ये नज़म भी आप तैयार कीजिए। 7 नंबर है। नंबर 8 पे देखेंगे फॉर हु सो लिस्ट टू हंट, और ये नज़म भी तकरीबन सेम ही है। ये दोनों पोइट्स की आप पोइट्री को जब देखते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुमासलत जो है वो सिमिलरिटी नज़र आती है। इसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा फेवरेट पोइट आप जानते हैं, बहुत से बच्चे इसको ज़रूर तैयार करते हैं, वो जेफरी चौसर है। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स उनकी बुक है। और ये जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं आपको ये तैयार करने चाहिए, और इसी से चौसर के जो क्वेश्चन जो हैं वो भी निकल आएंगे। यानी 18वीं सेंचुरी अंग्रेज़ी मुआशरे का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ, आप देख लीजिएगा कि 14वीं सेंचुरी इंग्लिश मुआशरा जो है चौसर ने अपनी इस बुक में दिखाया है। और ख़ास तौर पे जो एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर्स हैं, उसके जो मजहबी कैरेक्टर हैं, जो उसके रिलीजियस कैरेक्टर्स हैं जिनका तल्लुक चर्च से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली था, चौसर ने उनको माइल्ड ह्यूमर और आयरनी के साथ जो है वो पेश किया, और हल्की सी स्टायर भी चौसर जो है वो शामिल करता है। ये कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देख लीजिए। सबसे पहले जो है द नाइट का कैरेक्टर है, ये नाइट के स्पेलिंग KNIGHT है, ये नाइट के स्पेलिंग गलत है, ज़रा देख लीजिएगा। इसके बाद उसका जो बेटा द स्क्वायर उसका कैरेक्टर है। फिर एक फीमेल कैरेक्टर है द प्रायरस कैरेक्टर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, मैं भी आपको थोड़ा सा इसकी और भी अहमियत बताता हूँ। चौथा कैरेक्टर द मंक का है, और 5वां कैरेक्टर द फ्रायर का है, 6ठा कैरेक्टर द समनर का है, 7वां कैरेक्टर द पार्डनर का है, 8वें पे एक वकील साहब हैं जो कि इस ग्रोह में शामिल थे। चौसर ने उनके ऊपर भी माइल्ड स्टाइल के साथ और आयरनी के साथ इसको डिस्कशन किया है। द सर्जेंट ऑफ लॉ, और एक और डॉक्टर फजीक, ये तबीब है, यानी उस ज़माने में तिब से मतलब मेडिसिन से मतलब डॉक्टर जो है पेश किया राइटर ने। और वाइफ ऑफ बाथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द वाइफ ऑफ बाथ, ये भी आपने याद करना है। और वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर ये भी एक फ़ीमेल है, और द प्रायर्स का कैरेक्टर ये भी एक फ़ीमेल है। ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, और ये इसलिए भी हैं, बात आते हैं कि चौसर के फीमेल कैरेक्टर के ऊपर आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आप इन दोनों का मटेरियल जो है एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा चूँकि ज़्यादातर तो चौसर ने माइल्ड ह्यूमर के साथ और माइल्ड स्टायरिकल टोन में एक्सपोज किया है उस दौर की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, उस दौर की जो करप्शन थी, उस दौर के लोगों के जो बैड इंक्लिनेशंस थे, उनका जिक्र किया है। लेकिन एक अच्छा करैक्टर भी पेश किया गया द पार्सन का, वेरी इंपॉर्टेंट करैक्टर है। द पार्सन का करैक्टर जब आप करेंगे तो आपको दूसरे जो मजहबी करैक्टर हैं वो बेहतर ज़्यादा आईने में आपको नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरे का पूरा क्लासिकल पोइट्री का पेपर है, जो कि इन माय व्यू जो है वो हाईली एक्सपेक्टेड है, और आप ये मटेरियल तो एटलीस्ट जो है वो ज़रूर याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि ये जो मटेरियल है ये भी आपके लिए डे बाय डे यानी डेली बेसिस की बुनियाद के तौर पर आपके साथ मैं इसका शेयर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।